लोकसभा चुनाव में यूपी में खराब प्रदर्शन ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है और हार की समीक्षा हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस से पिछड़ने के बाद अब आरएसएस एक्टिव हो चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले 15 दिन में यूपी के दूसरे दौरे पर है। दूसरी बार वो जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत काशी दौरे पर है और 3 दिन के दौरे पर रहेंगे वो और अलग अलग कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत के इस दौरे के मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पिछड़ों दलितों का वोट बैंक इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ, ये उनकी रिपोर्ट में भी इस बात की जिक्र हुआ था। आज हम संघ प्रमुख के इस दौरे का विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा और तेज हो गया है। देश के अलग अलग राज्यों में उनका दौरा चल रहा है। संघ प्रमुख काशी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में संघ प्रमुख इस दौरे के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर के दौरे पर थे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात की खबरें थी, लेकिन इस पर सस्पेंस की बात सामने आ रही थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हुई। भागवत के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा, उसके बाद मोहन भागवत का गोरखपुर जाना बड़ा मैसेज था। आपको बता दें कि संघ प्रमुख का यह कार्यक्रम पहले से तय था। अभी कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत मुंबई भी गए थे, जहां उन्होंने मुकेश अंबानी के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान अनंत अंबानी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। इस मुलाकात से एक बड़ा संदेश गया। इस संदेश को समझना और जानना जरूरी है। इसके पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर और लोकसभा चुनाव को लेकर एक संदेश देने की कोशिश की और जिसकी चर्चा खूब हुई। ये कहा जाने लगा कि संघ ने बीजेपी को एक बड़ा संदेश दिया है। विपक्ष ने इस बयान को लेकर बीजेपी पर तंज भी कसा था। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। आरएसएस एक गैर राजनीतिक संस्था है और उसके प्रमुख तय कार्यक्रम के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और इसी क्रम में मोहन भागवत अब काशी दौरे पर है। लेकिन इसके बावजूद इन दौरों के सियासी मायने निकाले जाते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि सही मायने में इन दौरों का क्या अर्थ है। तो 15 दिन में दूसरी बार संघ प्रमुख यूपी जा रहे हैं। काशी रहेंगे, काशी के बाद फिर वो गाजीपुर जाएंगे, जहां पर परमवीर चक्र विजेता के नाम पर जो एक पुस्तक है उसका विमोचन करेंगे। इसके मायने क्या है, इसको लेकर कई सवाल हैं। वो सवाल सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, जिस पर आज हम डिबेट करेंगे। सवाल नंबर 1 आपके सामने रखते हैं। संघ प्रमुख का काशी दौरा बीजेपी को क्या बड़ा मैसेज है? क्या 2027 का चुनाव संघ की नीति पर अब लड़ा जाएगा? अखिलेश यादव के पीडीए की काट संघ के पास है? भागवत अंबानी परिवार से मुलाकात, इसके क्या मायने हैं? आज इसी को हम जानेंगे, समझेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दे। हमारे साथ ऋषि मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं। ऋषि भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राजनीतिक समीक्षक राहुल लाल जी भी जुड़ रहे हैं। राहुल लाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तमाम मेहमान हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे। और हमारे साथ विशाल मिश्रा जी जुड़ेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, आपका बहुत बहुत स्वागत। उमेश चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमेश जी, आप ही के पास आएंगे। 15 दिन में दूसरा ये दौरा है और आप पूर्वांचल की राजनीति को बहुत बखूबी समझते हैं और जानते हैं। इस दौरे के मायने क्या है? कहने के भाई ये तो पूर्व निर्धारित था, लेकिन इसके मायने क्या है? क्योंकि हार के बाद से बीजेपी भी समीक्षा करे और संघ भी समीक्षा कर रहा है। क्या उसको इस दौरे के इससे जोड़ के देखा जाए?
देखिए, राजनीति में चूंकि हर कार्य के एक कारक सिद्धांत होते ही हैं, हर कार्य का एक कारण होता है, एक कारक होता है। तो इस हिसाब से देखें, और भारतीय जनता पार्टी भले स्वीकार न करे या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको स्वीकार न करे, लेकिन इसमें एक बिल्कुल सत्य बात है और बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारी मंडल की बैठक होती है या प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकारी मंडल और प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष क्यों शामिल होते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के राज्य और राष्ट्रीय इकाइयों में संगठन महासचिव का दायित्व तो प्रचारकों के पास क्यों होता। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है, एक विचार परिवार का सदस्य है, और भारतीय जनता पार्टी को जैसी अपेक्षाएं थी 2024 के आम चुनाव में, वैसी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, वे अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। तो उस पर निश्चित तौर पर, जैसा आपने कहा अंजनी जी की, भारतीय जनता पार्टी भी समीक्षा कर रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कर रहा है। तो अगर समीक्षा होगी और ऐसे में दौरे होंगे तो उसके मायने निकाले जाएंगे, और मायने इसलिए निकाले जाएंगे कि राजनीति में ज्यादातर जो कहा जाता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कहा नहीं जाता। और राजनीति में एक चीज और भी है कि संकेतों से बहुत कुछ संदेश दिया जाता है, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने की है, इन तथ्यों को भी ध्यान रखना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने जो विज्ञान भवन में कुछ साल पहले 3 दिवसीय जो विशेष व्याख्यान माला हुई थी, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर कहा था कि उनके जो योजनाएं होती हैं, उनके जो प्रवास के कार्यक्रम होते हैं, वो 6 महीना पहले तय कर दिए जाते हैं। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 प्रमुख साल में बैठकें होती हैं। पहली बैठक होती है मार्च में प्रतिनिधि सभा की बैठक, और दूसरी सितंबर अक्टूबर में कार्यकारी मंडल की बैठक। तो इन दोनों बैठकों में आगामी 6 महीने के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह और दूसरे बड़े जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उनके प्रवासन का कार्यक्रम तय कर दिया जाता है। तो इस लिहाज से देखें, क्योंकि जो वाराणसी दौरा या काशी दौरा हो रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का, उसमें एक कार्यक्रम वीर अब्दुल हमीद, जो भारत के परमवीर सेनानी रहे हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं, सैदपुर के रहने वाले थे, उनके बेटे द्वारा लिखी एक किताब का विमोचन कार्यक्रम है। जैनुल हसन ने जो किताब लिखी है, मेरे पिता परम वीर, तो उस किताब के विमोचन के बारे में खुद जैनुल हसन ने अभी कहा है, प्रेस में बयान आ चुका है, तमाम अखबारों में छप चुका है कि 1 साल पहले जो हथिया वो केंद्र है जखनिया का, जो हथिया मठ है, उसमें संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में उन्होंने किताब लिखने के लिए प्रेरित किया था और वक्त भी दिया था कि हम विमोचन करने के लिए आएंगे। तो निश्चित तौर पर ये दोनों ही बातें हैं। कार्यक्रम तो पहले से तय है, लेकिन उसके लिए जिस तरह से वक्त ये आप संजोग कहें या कुछ और चुना गया है, तो उसके चलते तो मतलब मायने निकाले ही जाएंगे। चुनाव के तुरंत बाद ये दौरे हो रहे हैं, और जब गोरखपुर में गए थे तो माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी और उसके बाद बहुत सारी बात होंगी। ऋषि भाई, आपका आकलन क्या कह रहा है? संघ प्रमुख का ये दौरा 15 दिन में दूसरी बार वो पूर्वांचल के दौरे पर जा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो खराब प्रदर्शन रहा, और उसमें इसके बाद जो मोहन भागवत जी का बयान भी आया था, और अब ये दौरा, इसको कैसे देखते हैं आप? थोड़ा अनम्यूट करिए जी। आ रही है मेरी? हाँ, आगे बोलिए। देखिए, उमेश चतुर्वेदी जी ने जो कहा है उससे मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। संघ प्रमुख का पूर्व से कार्यक्रम निर्धारित होता है, और ये वीर अब्दुल हमीद साहब के कुछ हैं, उन्होंने अपने पिता पे एक किताब लिखा है, उसी का वो विमोचन करने जा रहे हैं। गाजीपुर में प्रोग्राम है जी। और उमेश चतुर्वेदी जी भी गाजीपुर के ही रहने वाले हैं, गाजीपुर के आसपास के रहने वाले हैं। तो बड़ा अच्छा है कि आज इस कार्यक्रम में उमेश चतुर्वेदी जी भी शामिल हैं जी। देखिए, लेकिन उमेश चतुर्वेदी जी को यह भी मानना होगा कि संघ और बीजेपी में जो एक रिलेशन है उसमें जरूर कुछ खटास आई है। आप देखिए, चुनाव से पहले, हालांकि बनारस में चुनाव, काशी में बनारस चुनाव से पहले भी
संघ प्रमुख गए थे और चुनाव के बाद भी आप जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए उन बयानों को आप रिपोर्ट कीजिए। जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर क्या कहा था कि आप भाजपा इतनी ताकतवर हो गई है, इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि संघ की जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि संघ और बीजेपी के बीच क्या रिलेशन है। और जेपी नड्डा कोई मामूली नेता नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नंबर 1। नंबर 2, मणिपुर एक ऐसा इशू था जिसपे विपक्ष, तमाम विपक्ष जो है बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रखा है। और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे संघ प्रमुख का बयान आना कि मणिपुर जल रहा है, तो मणिपुर जल रहा है तो आप किस पे हमला बोल रहे हैं? वर्तमान केंद्र सरकार पे हमला बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी पे हमला बोल रहे हैं। फिर विपक्ष को लेकर जो बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का जो एक अप्रोच रहता है उसको लेकर भी उन्होंने एक ज्ञान दिया। तो कई ऐसे बिंदु हैं अंजलि जी जिससे ये कहीं न कहीं इंडिकेट होता है कि संघ और बीजेपी का जो रिलेशन होना चाहिए वो जो संबंध दिखता था। हालांकि ये इतिहास में भी आप देखिए वाजपेयी आडवाणी युग में भी वाई के सुदर्शन साहब से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे एक मतभिन्नता रहती थी। तो संघ समय समय पर पाठ जो है भाजपा को सिखाती रही है। लेकिन उमेश चतुर्वेदी जी की इस बात से भी सहमत है, यदि संघ से इतना संबंध खराब होता तो जो संगठन महामंत्री हैं वो प्रचारक होते हैं। आज देख लीजिए, चाहे वो प्रदेश में देख लीजिए या राष्ट्रीय लेवल पे देख लीजिए। लेकिन इस बात को भी मानना होगा कि संघ कहीं न कहीं भाजपा के वर्तमान लीडरशिप से कुछ हद तक नाराज है। और एक कारण ये भी है कि वोटिंग परसेंटेज में जो एक कमी आई है, संघ के जो लोग थे या संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो चुनाव में यानी आप भी इस चीज को महसूस किए होंगे कि वो मतदाताओं को घर से निकालने में जो संघ की भूमिका होती थी वो इस चुनाव में देखने को कम मिला। तो कहीं न कहीं खटास आई है। हाँ। लेकिन बिना संघ बीजेपी की परिकल्पना नहीं की जा सकती। मानिए अब समीक्षा का दौर शुरू हो चुका है और डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीयू के प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल भाई, ये जो दौरा है और जिस चीज का जिक्र चुनाव से पहले और चुनाव के बाद मोहन भागवत जी ने किया, क्या माना जाए कि अब ये समीक्षा की जा रही है, आगे रणनीति 2027 पर भी चल रही होगी, इसलिए पूर्वांचल पर खासा फोकस किया जा रहा है? हालांकि ऑफिशियल कार्यक्रम पहले से फिक्स है, जैसा कि उमेश जी बता भी रहे थे। देखिए अंजनी जी, उत्तर प्रदेश और मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र के जो दृश्य हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी देखे और जिस तरह से मोहन भागवत जी वहां पे हम लोगों को मिलते हुए दिखे, मुकेश अंबानी के वहां पे गए थे और उनके बेटे चरण स्पर्श कर रहे थे। हाँ। ध्यान हो अंजनी जी, बड़ा सुखद एक आश्चर्य का विषय में बता दूं कि आज से 2 साल पहले आज ही के दिन शिंदे ने जो है कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और उस दिन भी आपके साथ में डिबेट में था उस दिन अंजनी जी 2 साल पहले 2022 में जी। तो देखिए जो तमाम घटनाएं घट रही हैं, मैं अगर आप देखिए जो तनाव की स्थिति है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, आपको दिखेगा कि कर्नाटक के चुनाव के जब नतीजे आए थे तब ऑर्गेनाइजर ने जो टिप्पणियां की थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के भी चेहरे की एक सीमा है और भारतीय जनता पार्टी एक हद से ज्यादा उनके ऊपर निर्भर हो रही है। तो एक स्थिति उसी समय से देखिए भारतीय जनता पार्टी को एक अलार्मिंग बेल बजा बजा के वो सूचना दे रही थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जो आप कह रहे हैं कि देखिए जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये दोनों ही हम लोग देखें, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी परेशानी का सबब रहा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे निर्भर हो गई राम मंदिर के मामले को लेकर और तमाम दूसरे चीजों को लेकर, क्योंकि अभी जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आपको याद होगा कि आप सोचिए कि मोहन भागवत और इनकी मुलाकात होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, लेकिन वो मुलाकात सार्वजनिक तौर पर नहीं होती, सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि वहां पे, और वो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि गोरखपुर में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, गोरखपुर में अगर मोहन भागवत जी हैं और दोनों के बीच में उत्तर प्रदेश के जो चुनाव परिणाम आए और उनमें कोई संवाद की स्थिति ना हो, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पॉइंट है। तो वो जो अनुमान था कि वहां पर संवाद की स्थिति बनी होगी। अब आप सोचिए कार्यक्रम जरूर पूर्व निर्धारित है, लेकिन बनारस के जो चुनाव परिणाम है, माननीय प्रधानमंत्री जी के बनारस के चुनाव लड़ने को केवल यह नहीं माना जाता था कि प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ेंगे। बनारस से चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देना चाहती थी कि पूरे पूर्वांचल में एक तरह से उनका बिगुल फूकेगा, लेकिन बनारस के तमाम आसपास के सीटों पर देख लीजिए बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा और वहां पे प्रधानमंत्री जी का मार्जिन घट गया है। ठीक है। तो जो एक बात अभी हम लोग चर्चा में कर रहे थे, एक पंक्ति में कह दूं, मैं खुद गाजियाबाद पे रहता हूं, आप तो जान रहे हैं अंजनी जी। 2022 का विधानसभा चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने पाया
कि जब दोपहर तक वोटिंग नहीं हुआ था तब आरएसएस के लोग काफी सुपर एक्टिव हो गए 12 बजे के बाद और लोगों को बूथों तक ले जाया गया। ठीक है। इस बार गाजियाबाद में जरूर जीत हुई, लेकिन वो मैंने चीज देखा मिसिंग कि रही। आप ये कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर हमारे साथ डॉक्टर विशाल जी भी हैं। अब विशाल सर, अब आपसे ये समझना चाहेंगे ये दौरे, अभी हमने देखा महाराष्ट्र भी पहुंचे, वो अंबानी परिवार के बीच गए, अनंत अंबानी की शादी भी होने वाली, वहां पर भी पहुंचे, और अब उत्तर प्रदेश में 15 दिन के अंदर दूसरा दौरा। लगातार समीक्षा भी की जा रही है क्योंकि इन दोनों राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, और खबर यह भी है कि संघ की तरफ से भी जो एक समीक्षा कराई गई उसमें भी जो टिकट बंटवारे थे उसको लेकर भी कहा गया था कि भाई कुछ लोगों को बदलना था, लेकिन बात नहीं मानी गई। ये जो दौरे हैं संघ प्रमुख के, उसको लेकर आपका आकलन क्या, इसके मायने निकाले जाए? देखिए, जहाँ तक परम पूजनीय सरसंघचालक जी के दौरे का प्रश्न है, तो वो प्रवास तय होते हैं, पहले से तय होते हैं। वो बाकायदा जो है एक कैलेंडर तैयार होता है और उसी के अनुसार वो प्रवास किया जाता है। अब उनके पहले से तय रहे होंगे जरूर, नहीं तो इस कार्यक्रम इतना व्यस्त होता है कि अचानक से कोई चीज़ नहीं तय होती। तो उसी प्रवास के अंतर्गत आए होंगे, या आप जैसा बता रहे हैं कि आने का प्रोग्राम है। और दूसरी बात, जहाँ तक संघ का प्रश्न है, तो संघ जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोकमत परिष्कार का कार्यक्रम करता है। लोगों से अपील होती है 100% मतदान हो, और आप देखिए समय समय पर अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक भी होती है, जिसमें संघ की योजना से और संघ की प्रेरणा से जो भी संगठन है उनके अपने अपने प्रतिनिधि वहाँ पे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जो कुछ चर्चा का विषय मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से बना हुआ है। अभी परम पूजनीय संचालक जी वो शिक्षा वर्ग के समापन पर जब उन्होंने बोला, तो विपक्ष ने, प्रतिपक्ष ने उस बात को तो उठा लिया जो उसको सूट करता था, लेकिन जो उन्होंने और भी बातें कही कि दुष्प्रचार किया गया, झूठ का सहारा लिया गया, तो उसको नहीं लिया, मतलब उसको नहीं उठाया कि नहीं, मतलब वो जैसे लग रहा है कि वो मतलब सुना ही नहीं गया। तो अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पॉइंट को उठा लिया जाता है। और दूसरी बात, चुनाव हुआ है तो जाहिर सी बात है, अपेक्षा से सीटें कम आई हैं तो समीक्षा तो होगी। हाँ। चाहे अपेक्षा से ऊपर आती तो भी समीक्षा होती, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है। अब उस समीक्षा में चीज़ें निकल कर आएंगी कि जो है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी आप लोग बता रहे हो मीडिया के माध्यम से, अभी मैं किसी और भी डिबेट पे था तो सुन रहा था कि कुछ रिपोर्ट आई हैं, कुछ ऐसा कहा गया है कि टिकट बंटवारे को लेके। तो ठीक है, आत्मंथन करना भी चाहिए। जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, अगर उसकी अपेक्षा से और अनुरूप प्रदर्शन नहीं होता है, इसमें सर तो देखिए, जो बीजेपी की रिपोर्ट थी या फिर संघ की रिपोर्ट थी, संघ की रिपोर्ट में भी था कि दलितों का वोट बैंक शिफ्ट हो गया। सर आप उसमें कंक्लूड करिएगा, दलितों का वोट बैंक यूपी में शिफ्ट हो गया, वो कांग्रेस और सपा के साथ चला गया। ऐसे में कहा गया कि जो भ्रष्टाचार पे सीबीआई ईडी पर बहुत ज्यादा फोकस था, ये नुकसान कर गया। अब देखिए, ये तो मैं मतलब इस बात को तो मैं जरूर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है और रहा भी हूँ। तो नो डाउट ये जो झूठ का सहारा लिया गया वहाँ पर प्रतिपक्ष द्वारा कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इस प्रकार के जो नैरेटिव चलाए गए जी, इस प्रकार से जो झूठ का लवादा उत्तर प्रदेश में विशेषकर जो चलाया गया, उसका कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ, अभी हम आप यहाँ पर बैठे होंगे हमारे सम्मानित प्रतिपक्ष के प्रवक्ता, कि मान्यवर इस प्रकार के झूठ की राजनीति, इस प्रकार के झूठ के लवादे को ओढ़ कर आप वोट मांगेंगे जी, ये कौन सी परंपरा की शुरुआत आप करना चाहते हैं? वो कहा गया खटाखट गारंटी कार्ड दिया गया था ना जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं था? कौन सी राजनीति की दशा और दिशा आप तय करना चाहते हैं? आप रोज आप कह रहे थे संविधान बदल जाएगा, हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और आप देखिए ना अभी सब लोग प्रतिपक्ष संविधान की प्रति लेकर थे जी, संविधान की प्रति लेकर हाथों में थे। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ, उसी संविधान के अंतर्गत तो संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान है, और वहाँ पर आदरणीय माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद जो है बहस का भी प्रावधान है। तो उस पर क्यों नहीं जो है चर्चा होने दिए? क्यों नहीं जो है, क्यों संसद को? ये पॉइंट है सर आपका। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी जी हैं। जोशी जी हैं एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ। आइए फिर जोशी जी भी जुड़े हैं। जी ऋषि भाई जल्दी। हाँ कंप्लीट अभी जी विशाल जी अपनी बात पूरी करिए। एक मिनट विशाल जी बात को जल्दी करिए जी।
जी विशाल जी, बस एक लाइन बोलना है कि विशाल जी एक लाइन उनको पूरी करने दीजिए, फिर आते ऋषि भाई आपके पास आते हैं। विशाल जी बोलिए। मैं बस एक लाइन कह रहा हूं कि एक तरफ आप संविधान को बचाने की और जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहे बदलने की, और उसी संविधान के तहत जो प्रक्रिया दी गई है क्या उसका पालन आप नहीं करेंगे, उससे आप विमुख हो जाएंगे। तो ये कौन सा आपका डबल स्टैंडर्ड है, कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, मैं ये सवाल कर रहा हूं। ठीक है, ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे जोशी जी के पास। प्रोफेसर साहब से सवाल है, प्रोफेसर साहब बीजेपी खासकर नैरेटिव गढ़ने में सबसे एक्सपर्ट मानी जाती है। यदि विपक्ष ने कोई ऐसा नैरेटिव गढ़ा जिससे पार्टी को नुकसान हुआ तो उसको क्यों नहीं आप लोग तोड़ पाए, नंबर 1। दूसरा, जेपी नड्डा ने जो आलोचना किया, जेपी नड्डा ने जो संघ को लेकर कहा कि अब संघ की जरूरत नहीं है, उसको लेकर आपका टिप्पणी। तीसरा, मणिपुर को लेकर जो केंद्र सरकार को संघ प्रमुख ने मोहन भागवत साहब ने जो घेरा है, उसका आपका क्या स्टैंड है? विशाल जी जवाब दीजिए, इसके बाद चलते हैं जोशी जी के पास। देखिए, जो अभी जिन भी सम्मानित बंधु ने सवाल पूछा है, ऋषि मिश्रा जी है वरिष्ठ पत्रकार। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हाँ, कि परम पूजनीय सरसंचालक जी ने अगर वो बात कही मणिपुर की तो क्या गलत कही। उन्होंने कहा ना कि आखिर ये गन कल्चर वापस क्यों आया, इसके पीछे के क्या कारण है। आप अगली लाइन तो बोलिए, लेकिन आप अगली लाइन नहीं बोल रहे हैं, आप केवल मणिपुर पकड़ के रुक गए। तो सवाल उनका सवाल जो है जायज है कि कहां से ये गन कल्चर दोबारा लौट आया जो जा चुका था, ठीक है, क्या कारण है उसके। तो ये इस बात पर। और दूसरी बात, हाँ, संघ को लेके जो टिप्पणियां की जा रही हैं उसके लिए मैं अंजनी जी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना इतना आसान नहीं है। समझना है तो पहले आइए, बैठिए, उसके बाद टिप्पणी करिए। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में एक नहीं अपने आप में एक अन्योन्य अलंकार है। अन्योन्य अलंकार जब मैं कह रहा हूं अंजनी जी, तो अन्योन्य अलंकार उसे कहा जाता है जिसकी तुलना किसी और से ना की जा सके, अतुलनीय जी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना आप किसी और से नहीं कर सकते। उसको समझने के लिए जैसे अब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी जी भी जुड़ गए हैं। भुवन जी, संघ प्रमुख 15 दिन में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, और जो कल भी हमने डिबेट की थी कि जो एक समीक्षा की गई कि एक नैरेटिव बनाया गया कि संविधान और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, इस नैरेटिव को बीजेपी तोड़ नहीं पाई, कोई काट नहीं निकाल पाई। अब जो ये दौरे संघ प्रमुख के हो रहे हैं, और जैसा कि अभी विशाल सर ने कहा कि आप लोग संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन जब संसद में उसके पालन की बात आती है तो आप लोग नहीं करते हैं। संविधान बदलने की बात देश में कौन कर रहा था? आदरणीय अरुण गोविल जी जो अब सांसद बन गए हैं, उन्होंने कहा नहीं 400 सीटें चाहिए हमको ताकि हम संविधान बदल देंगे। कर्नाटक के इनके नेता कह रहे थे, हेगड़े साहब, कि 400 सीटें चाहिए, संविधान बदल देंगे। किसी विपक्ष के नेता ने कहा कि संविधान बदल देंगे। ये तो इनके नेता कह रहे थे। और लोकतंत्र के चुनाव में जो इंडिया गया था वो किस लिए गया था? देश बचाने को, लोकतंत्र बचाने को और संविधान बचाने को। लोकतंत्र में क्या कर रहा है इन्होंने, डेमोक्रेसी में? चंडीगढ़ में क्या हुआ? अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय बीच में नहीं आ पाता तो हमें और आपको न्याय मिल पाता। और अगर इतना मजबूत विपक्ष 140 करोड़ की जनता नहीं देती तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को चंडीगढ़। और अभी मैं सुन पा रहा था जो हमारे साथी कह रहे थे, अभी उनकी बातों को मैं सुन पा रहा था, वो उपदेश देने का काम कर रहे थे, आरएसएस के ऊपर बताने का काम कर रहे थे जी। मैं उनको बताना चाहता हूँ, आरएसएस की तो आलोचना का आजकल केंद्र बिंदु उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब बने हुए हैं। वही कह रहे हैं कि हमको इनकी जरूरत नहीं है, हम मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली बात आरएसएस कर रहा है कि भैया हमें तो मानना पड़ेगा आप लोगों को। आरएसएस बीजेपी ने कह दी कि हमें आपकी जरूरत नहीं है तो अपना साइड हो, काहे को जबरदस्ती चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हालांकि आंतरिक मामला है जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आज जो भारतीय जनता पार्टी में चाहे दिल्ली और लखनऊ के बीच में फुटबॉल की स्थिति हम देख पा रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के फुटबॉल की स्थिति, जिसका एक निचोड़ है, एक सामान्य सा निचोड़ ये है कि अब जो हार का ठीकरा है वो किस पे फोड़ा जाए। योगी जी अपने पे फुड़वाने को तैयार नहीं है, मोदी जी करने को तैयार नहीं है, किसको बलि का बकरा बनाया जाए, ये स्थिति समीक्षा बैठक में। जोशी जी, दो सवाल आते हैं, जैसा कि विशाल जी ने पूछा था और आपने भी अभी कहा कि भाई जो संविधान खत्म करने की बात थी, दो लोगों का आपने नाम लिया, लेकिन आप संसद में हर मुद्दे पे कहते भाई प्रधानमंत्री जी बोलिए, प्रधानमंत्री जी बोलिए। उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने हर सभा में जाके कहा कि कोई खत्म नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो आपको प्रधानमंत्री मोदी की बातों भरोसा नहीं था, या आपको ये बहुत सुचारू मिल गया, आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से मिल गया मुद्दा और आप उसको लेकर जनता के बीच चले गए और आपने कहा कि अगर ये आ गए मोदी जी तो संविधान खत्म कर देंगे? देखिए, मोदी जी की बात पर विश्वास होता तो काला धन आ जाना चाहिए था। तो फिर आप हर मुद्दे पे आप मोदी जी को संसद में सुनना क्यों चाहते हैं? वहां पे तो आप मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि भाई संविधान खत्म हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, मैं हूं चाहे कोई हो। मोदी जी की बात पर देश विश्वास करने को तैयार नहीं है ना। 15 लाख रुपए तो तीसरी बार कैसे वो सत्ता में आ गए? आप लोग तो नहीं आ पाए, आप तो मिलके उनके बराबर नहीं पहुंच पाए सर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर 303 सीटें आने के बाद 240 पे अगर आप इसको जीत कह रहे हो भारतीय जनता अरे पार्टी, तो सर तीसरी बार में तो वैसे आप लोग भी सत्ता में थे, 17 में, 22 में क्यों नहीं आ पाए? इतना अच्छा काम किया था, ये तो तीसरी बार में। एक विषय अभी बहुत उससे ज्ञान बांट रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो 8,000 8,500 रुपए देने की बात थी, इन्होंने कंडक्ट करा उसका। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये 15 लाख रुपए अकाउंट में दे देते तो काहे को ऐसा होता? 15 लाख अकाउंट में आ गए आपके। अंजनी, आप बताइए, आपके अकाउंट तो में जोशी जी, उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट पे हम 15 लाख रुपए डाल देंगे, जैसा कि आप लोग 85 रुपए डालने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था ऐसा कि हम आपके अकाउंट में डालेंगे। हाँ, उन्होंने बोला कि 15 लाख रुपए हर एक को देंगे। उसके बाद जुमला बोल दिया, काले धन पे जुमला बोल दिया, 2 करोड़ नौकरी पे जुमला बोल दिया, हाँ। अच्छे दिन पर को जुमला बोल दिया। सब बातों को तो जुमला बोल देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आदरणीय मोदी जी पे जो देश का विश्वास है वो अच्छा कम देखिए, हुआ है। कई जगहों पे 8500 रुपया खटाखट लेने के लिए पहुंच गया। अखिलेश भैया ने बोला था, उधर तेजस्वी ने बोला था, राहुल जी ने बोला था, लोग लाइन लगा खड़े हैं कि आप देने वाले हैं। तो 15 लाख अकाउंट में लेने के लिए भी तो हम लोग पहुंचे थे। हाँ। आप लोग उसको कवर नहीं कर पाए, तो ये अच्छा, आप लोग गए थे? हम तो गए थे 15 लाख मांगने। हम तो मांग रहे हैं, हमारे परिवार में ठीक है। अब उमेश चतुर्वेदी जी, अब ये जो बातें आई, हालांकि हम लोग संघ पे बात करें बीजेपी की, लेकिन वो कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में देने की बात की गई थी। 8500 रुपए की बात खुद इन्होंने कही। क्या 15 लाख रुपए कहा गया था कि हम व्यक्ति के अकाउंट पर डाल लेंगे, अकाउंट खुलवा लीजिए, आपके अकाउंट में पैसा डाला जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत बयानी है। और अगर राजनीतिक दल से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि इस तरह से वो बातें करेंगे कि बिल्कुल सच बोलेंगे अगर वो विपक्ष की राजनीति करते हैं, तो अब वो राजनीति रही नहीं। यह आपको भी पता है, और जो भी नरेंद्र मोदी के 2014 के चुनाव अभियान को माइन्यूटली वॉच कर रहा होगा, उसको देख रहा होगा, उन्होंने छत्तीसगढ़ की एक सभा में कहा था कि अपने देश का इतना काला धन विदेशों में पड़ा है कि अगर उसको भारत ला दिया जाए तो हर व्यक्ति को हर परिवार को 15-15 लाख मिल सकता है। ये नहीं कहा था कि हम देने जा रहे हैं और लाने जा रहे हैं। तो लेकिन ये लोग तो लेने पहुंच गए थे बैंक में। जोशी जी कह रहे थे कि हम लोग तो बैंक में पहुंच गए थे, आपने दिखाया नहीं। इसके बारे में जोशी जी बेहतर बता सकते हैं, और उस जमाने के बैंक के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो बता सकते हैं कि गए थे कि नहीं गए थे। हाँ। लेकिन ये है कि विपक्ष इस नैरेटिव को स्थापित करने में सफल रहा कि मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि राजनीति जो है ना, पर्सपेक्टिव का खेल है, और आज तो नैरेटिव का खेल हो गया, पर्सपेक्टिव से ज्यादा नैरेटिव का हो गया। और इसमें आप बिल्कुल सही कहा आपने कि 8500 रुपए खटाखट देने का बहुत ज्यादा असर हुआ, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां कहा गया कि अभी आप वोट दो और 8500 रुपए लो। और ये ऐसा बयान था, बिल्कुल बयान था। राहुल गांधी ने तो जगह जगह दिया कि आपको गया, आपके खाते में गया खटाखट खटाखट। और कांग्रेसियों ने तो, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के थोड़े कम कार्यकर्ताओं ने, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेसी नेताओं ने तो खटाखट खटाखट नाम से ट्विटर अकाउंट पर जबरदस्त हैंडलिंग शुरू कर दी थी, जबरदस्त उसका प्रचार शुरू कर दिया था। बिल्कुल, तो इसका असर तो पड़ा। लेकिन ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संघ प्रमुख अगर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं तो इसके मायने क्या हैं। इसका मायने अगर देखें तो मायने तो ये है कि संघ को चिंता होनी चाहिए कि जिस तरह का उसने सपना देखा है भारत को बनाने का, अगर वो उस तरह की सरकार वो नहीं दे पा रहा है, या उसके समर्थित दल नहीं दे पा रहे हैं, या उसके जिससे सहानुभूति उसकी रहती है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी चिंता स्वाभाविक है। और वो कहता भी है, जैसा कि डॉक्टर विशाल ने कहा कि संघ एक तरह से लोक पोषण की बात करता है और लोक परिष्कार की बात करता है।
तो लोक परिष्कार में जो सहयोगी होगा उसके लिए तो चिंतित होगा ही, जो सहयोगी नहीं होगा उसके लिए वो ज्यादा चिंतित नहीं होगा, हालांकि वो कभी विरोध किसी दल का नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि हमें चर्चा अगर इस पर कर रहे हैं तो ये फालतू की बातों की बजाय ये बताएं कि आखिर इस दौरे से क्या क्या हासिल होने वाला है और क्या क्या हासिल नहीं हो सकता है और क्या क्या जो अंतर्विरोध हैं वो सामने आ सकते हैं। मुझे लगता है इस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि चाहे मीडिया के मंच हो चाहे जनता के मंच हो, राजनीतिक दल अपने नैरेटिव के हिसाब से चर्चा करने लगते हैं और ये भारत की राजनीति है। आप देखेंगे कि संविधान बदल देंगे, 8 मोदी सरकार के दौरान ही 8 संविधान संशोधन हुए हैं और उसमें से जीएसटी वाला एक ऐसा संशोधन है जो विशेष कैटेगरी का, अनुच्छेद 368 में जो दिया गया है विशेष कैटेगरी का संशोधन है, जिसमें दोनों हाउसेज में, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए होता है और कम से कम आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। आप बताइए कि जीएसटी लागू हो गया तो उसमें क्या बिना 2/3 बहुमत विपक्ष के सहयोग के मिल सकता था? तो निश्चित तौर पर इसका जवाब नहीं में है। विपक्ष ने भरपूर सहयोग किया, इसी नरेंद्र मोदी को सहयोग किया। उसने जीएसटी का कानून को आप ये कह रहे हैं कि अंदर सदन में समर्थन देते हैं, बाहर जनता के बीच जाके कहते हैं कि तानाशाही हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऋषि भाई, और ऋषि भाई जवाब दीजिए। करके ये गलत बात है। गलत बयानी जो नैरेटिव सेट करते हैं विपक्ष के लोग, जैसे आपने भी कहा कि अभी तक हम ये सुनते थे कि भाई बीजेपी और मोदी जी नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने नैरेटिव सेट किया। देखिए, अब जो परिपाटी बीजेपी ने शुरू की थी वो परिपाटी को विपक्ष ने फॉलो कर लिया है। उमेश जी ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो 15 लाख की बातें थी, बिल्कुल चुनाव में ऐसी बातें कही जाती है। यदि ऐसी कोई ऐसा धारणा नहीं था तो फिर अमित शाह ने क्यों कहा ये एक जुमला है? जुमला क्या होता है? जुमला का क्या आप डिफिनेशन समझते हैं दिनेश जी? या वो उन्होंने जो उमेश जी ने कहा, जो हम लोगों ने सुना, उन्होंने कहा था कि इतना पैसा बाहर है कि अगर वो आ जाए तो हर परिवार को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने वही कहा था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, फिर अमित शाह ने ये क्यों कहा कि ये जुमला एक चुनावी जुमला तो था? उसको तो उदाहरण मतलब जुमला तो हुआ कि मिल सकता है, मिलेगा। नहीं गा और सकता में अंतर है ना। नहीं, सुन लीजिए, मेरा ये कहना था कि नरेंद्र मोदी ने यदि ऐसा नहीं कहा था तो अमित शाह को स्पष्ट ये कहना चाहिए था उस इंटरव्यू में कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा था, जबकि अमित शाह ने ये कहा है कि ये चुनावी जुमला है। चुनावी जुमला कहने का अर्थ ये हुआ कि अमित शाह ने ये माना कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था। स्पष्ट अमित शाह को कहना चाहिए था कि जैसे अभी उमेश जी देखिए, वो कह रहे हैं कि मान लिया कि ये कहे थे। हाँ, उमेश जी जवाब देंगे जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अमित शाह कोई छोटा आदमी है नहीं। अमित शाह कोई पार्टी के जिलाध्यक्ष तो है नहीं। पार्टी के उस समय शायद अध्यक्ष थे, अभी गृह मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ताकतवर नेता कोई भाजपा में है तो अमित शाह जी हैं। अंजनी जी, मुझे लगता है कि अगर ऋषि जी पार्टी बनकर के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल के रूप में आए हैं, तब तो वो पत्रकार है, ऐसे ही मुखर अपनी बात रखते हैं। वो पत्रकार है, ऐसे मुखरों की बात रखते हैं, लेकिन आएगा और हम दे देंगे, यही वाला अंतर है। अरे भाई साहब, 2 सेकंड आ सकता है, आएगा भी नहीं। सुन तो लीजिए उमेश जी, छोटे भाई को भी सुनना चाहिए। जो उमेश जी ने मुझे आरोप लगाया है कि एक पार्टी के पक्षकार बन के आए हैं, ये मैं अपने बड़े भाई मैं ये नहीं बोला, मैंने ये कहा कि अगर वो प्रवक्ता बन के आए होंगे तब तो बोल सकते हैं, लेकिन वो प्रवक्ता बन के आए नहीं है। सुन लीजिए ना, मैं उमेश जी के बाद से, अरे तो मेरी बात आप गलत कोट कर रहे हैं ना। अरे सुन तो लीजिए ना, हमें उमेश जी ने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूँ। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। जब नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था तो अमित शाह इस बात का खंडन उस इंटरव्यू में क्यों नहीं किया? ये मेरा सवाल है। उमेश जी जवाब दीजिए। वो जो उन्होंने कह दिया कि जुमला है, उसको लेकर घेर है, उसको लेकर सवाल है ये ऋषि भाई का। सबसे पहले मैं ऋषि भाई को ये बोलना चाहूंगा कि वो मुझे गलत कोट कर रहे हैं कि मैंने उनको विपक्षी बताया। मैंने कहा कि अगर वो विपक्षी बन के आते और ये कहते तो मान लिया जाता।
लेकिन अब रही बात कि अमित शाह की ओर से मैं जवाब देने वाला नहीं हूँ। हाँ। लेकिन मैं फैक्ट रखूंगा पत्रकार के और विश्लेषक के नाते मैं फैक्ट रख रहा हूँ हाँ। कि छत्तीसगढ़ की सभा में नरेंद्र मोदी ने, तब वो प्रधानमंत्री मैं तो नहीं कह थे, रहा हूं। प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी मैं तो की कह ओर रहा से। हूं। तो उन्होंने ये कहा था कि विदेशों में हमारा इतना धन है कि अगर वो भारत आ जाए तो हर परिवार को 15-15 लाख मिल सकता है। बस मैं ये फैक्ट रख रहा था। और इस पर अब मुझे सफाई देने की कि अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा, अब मुझे लगता है इसका जवाब अमित शाह दे सकते नहीं, हैं। भारतीय जनता अब पार्टी वही के प्रवक्ता कृषि भाई वही देंगे। कह रहे हैं भाई, पत्रकार तौर पे आप इसको आकलन करिए कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था तो ऐसे करने की जरूरत क्या आ गई कि भाई तो जुमला था। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो उनकी ओर से ये एक छोटी सी भूल हुई है। ठीक लेकिन है। मैं समझता हूं कि और हमें राहुल जी पर यही जो तथ्य पर नैरेटिव बात है, करनी यही जो चाहिए। नैरेटिव है इस राजनीतिक बार दलों की तरह 2024 नहीं में चर्चा भारी करनी। पड़ गया। यही नैरेटिव जो एक पहले हमने ये देखा था भाई, मोदी और बीजेपी के लोग नैरेटिव सेट करते थे, उस पर जो है विपक्ष के लोग दौड़ते थे। लेकिन इस बार विपक्ष ने ऐसा नैरेटिव बना दिया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है और पूरा वोट बैंक शिफ्ट हो गया, दलित वोट बैंक शिफ्ट हो गया और खासकर खटाखट। देखिए वो चीजें तो होंगी, चूंकि राजनीति का दिशा अगर भारतीय जनता पार्टी ने बदली है तो फिर विपक्ष भी उसी रास्ते पे जाएगा। उमेश जी ने बड़ी एक अच्छी चीज कही है अभी जीएसटी को लेकर, थोड़ा मैं वहां से शुरू करता हूँ फिर आपके सवाल पे भी आता हूँ कि भाई जीएसटी का संविधान संशोधन जो है वो 368 के सबसे जटिल प्रावधानों के अंतर्गत हुआ, जिसमें आधे से अधिक राज्यों का भी अनुमोदन लिया गया। तो फिर यहाँ पे तो ये मानना चाहिए कि जीएसटी को लेकर एक तरह से विपक्ष कितना जो है कि सकारात्मक रहा। लेकिन अगर अंजनी जी जीएसटी के नियमावली में सरकार को हजारों की संख्या में अगर संशोधन करना पड़ जाए तो नियमावली बनाने का काम विपक्ष तो नहीं कर रहा था, वो तो केंद्र सरकार खुद कर रही थी। तो उस जगह तो उस पॉइंट को विपक्ष के ऊपर कैसे डाला जा सकता है। लेकिन इस समय तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैं कह रहा हूं, जो नैरेटिव का मामला 2024 के संदर्भ में है, सोचना पड़ेगा कि आखिर विपक्ष ने संविधान के को बदलने का मामला उठाया और जनता ने मान लिया। क्यों माना? क्योंकि अंजनी जी तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लगातार दबाव की स्थिति बनी हुई थी। आप उपराष्ट्रपति जी के तमाम बयानों को देखिए, वो संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत 1972 का केशवानंद भारती का जो केस है उसको वो कह रहे थे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है, उसके ऊपर बार बार आलोचना कर रहे थे कि संविधान का वो आधारभूत ढांचा का जो सिद्धांत है उसको बदल लेना चाहिए। तो मैं इसको बहुत बड़े बड़े स्तर पर इस प्रकार के तमाम बयान पिछले 10 साल में दिए जा रहे थे और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों की चुप्पी थी। यही कारण था कि चुनाव के समय संविधान बदलने वाली पूरी कहानी सामने में आती है। राहुल भाई, तो जनता प्रधानमंत्री इसके ऊपर मोदी ने विश्वास लगभग करती है। हर मंच से कहा था कि मैं क्या कोई भी नहीं बदल सकता संविधान को, न आरक्षण को खत्म कर सकता है। वो तो हर मंच से यही कह रहे थे। लगता है ये नैरेटिव जनता तक वो नहीं पहुंचा पाए कि ये खत्म नहीं हो सकता और वो लोग कामयाब हो गए। अंजनी जी वही चीज तो मैं कह रहा हूं कि क्यों कामयाब हुए। प्रधानमंत्री बार बार कहते रह गए, लेकिन उनकी बात को जनता ने विश्वास नहीं किया, विपक्ष की बात को माना। विपक्ष ने उस बात को इसलिए माना जो मैं कह रहा हूं कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आप देखिए, किरण रिजिजू का पूरा स्टेटमेंट देखिए, जो जिसमें वो कानून मंत्री तो उन्हें हटाना पड़ गया कि किरण रिजिजू सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर क्या टिप्पणी दे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में कैसे टकराहट की स्थितियां बनी थी। ये स्थितियां हम लोगों ने इसी सरकार में देखा है। विपक्ष के 147 सांसदों को अगर आपको सदन से बाहर करके आईपीसी सीआरपीसी के बड़े धाराओं में जो संशोधन किए जा रहे थे वो तमाम चीज संकेत दे रहे थे कि स्थितियां वैसी नहीं है। इसलिए जनता को सहज विश्वास हुआ और प्रधानमंत्री के स्पष्टीकरण के बावजूद भी जनता उसे स्वीकार नहीं कर पा रही। विशाल सर, 15 दिन में 2 बार जा रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, लेकिन सबसे चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि 5 दिन तक वो प्रवास पे थे, मुख्यमंत्री जी भी 2 दिन तक वहां पे थे, लेकिन ऑफिशियल मुलाकात नहीं हुई। कहीं मुलाकात की खबर नहीं आई, सूत्रों से कहीं खबर आई कि उन्होंने मुलाकात की है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि संघ प्रमुख हो, मुख्यमंत्री भी हो, उनकी मुलाकात नहीं हो? क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा वही हो रही थी, भाई यूपी में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा, इसके मायने क्या है? नहीं अंजनी जी, वो अपने अपने कार्यक्रम होंगे। अब आप कह रहे हैं कि सूत्रों से पता चला है, तो सूत्रों से पता चला है आपको तो हुई होगी। देखिए, संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माँ भारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अब उस परम वैभव संपन्न बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक तत्व होंगे उनको पूरा करने के लिए संघ प्रयास करता है, संघ के स्वयंसेवक प्रयास करते हैं और संघ उसी दिशा में कार्य करता है। अब ये प्रयास लगाना कि सीट को कम लेके प्रवास लगाया, देखिए पहले से तो मैं बता दूं कि प्रवास तो तय होते हैं। अब ठीक है, इसी बीच में चुनाव का परिणाम आया है,
और चुनाव का परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं है तो हो सकता है मुलाकात हो। तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्या गलत है, स्वाभाविक है। तो अब माना जाए कि क्या अब और जो पूर्वांचल में जाया जा रहा है, खासकर गाजीपुर और बनारस, अलग अलग जगहों पे, मिर्जापुर भी जा रहे हैं, तो क्या इन सबों माना जाए कि अब जो अगला जो लक्ष्य है संघ का वो है 2027 का चुनाव विधानसभा का, अभी से उसकी जमीन तैयार की जा रही है? क्योंकि अभी सपा के लोग काफी उत्साहित है कि अगर चुनाव हो जाए तो हमारी सरकार बन जाएगी। उत्साहित हैं तो अब वही वाली बात है यहाँ पे अंजनी जी कि एक लड़का टॉपर होता है, वो टॉप नहीं कर पाता है, 98-99% के आसपास रह जाता है नंबर, तो वो दुखी होता है कि हमारा 100 में 100 क्यों नहीं आया। और एक होता है कि वो गेस मार्क के साथ 30% 33% की लिस्ट आ जाता है तो वो बहुत खुश होता है, जिसको उम्मीद नहीं होती है कि हम पास हो जाएंगे। ये जितने भी लोग खुश हो रहे हैं प्रतिपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 3 लगातार क्रम के सरकारों में जितनी सीटें आई हैं उतनी इनकी जोड़ के नहीं आई। लेकिन यहाँ पे सर यहाँ यूपी की बात हो रही है। यूपी में अगर अखिलेश यादव 37 सीट लेके आते हैं और वही कह रहे हैं शिवपाल यादव कि अगर विधानसभा वाइज जोड़ लीजिए तो पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे। अरे ठीक है, लोकतंत्र है, लड़े हैं, परफॉर्म किया है या नहीं परफॉर्म किया या जैसे भी है, जनता ने उनको सीट दी है तो जनता जनार्दन होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और जो जनता का मैंडेट है उसे स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, मैं उसको बिल्कुल स्वीकार करता हूँ अपनी ओपिनियन में। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, कौन कौन सी बातें कही गई, और अभी यहाँ पर कोई बैठ के कह रहे थे कि संविधान को बचाने के लिए हम लड़ रहे थे। अरे तो हम ये पूछ रहे थे कि किसके साथ लड़ रहे थे भैया। 100 बार के आसपास लगभग राष्ट्रपति शासन लगा, तब संविधान खतरे में नहीं आया था। 1966 से लेकर 77 तक 36 बार, 80 से लेकर 84 तक 15 बार, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में अकेले 50 बार, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में जो है 6 बार, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 11 बार। चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों का आप जो है हटा देते थे। अभी 2-3 दिन पहले ही 25 तारीख को हमने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय देखा है, किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोट के इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लगाया गया था, सारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये बंद, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो है नेताओं को पक्षी के जो है जेल में डालना। मुझे बताइए ना, राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इनसे पूछिए जी। राहुल जी तब लोकतंत्र नहीं था, तब तो आपने तो राहुल जी बोलिए। अरे राहुल जी आप भी जानते हैं, राहुल जी आप, मैं बात तो पूरी कर लूं, फिर आप उत्तर दीजिएगा, तो उत्तर दीजिएगा जी। बोलिए विशाल, राहुल जी से मैं कह रहा हूं, अंजनी जी आपके माध्यम से जी, आपके माध्यम से अंजनी जी मैं राहुल जी से कह रहा हूं। हाँ। राहुल जी आज आप इस मंच के प्लेटफॉर्म पर कहिए कि जो है आपातकाल लगाया गया वो भारतीय लोकतंत्र का काला दिन था, कहिए ना। राहुल जी बोलिए। घोटा गया था, संविधान के राहुल जी बोलिए, उल्लंघन हुआ था, कहिए राहुल जी कहिए, तब तो आप संविधान के रक्षक हैं, नहीं तो आप डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। विशाल जी, उस आपातकाल का समर्थन कौन कर रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा। हम तो वो छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी ने लगाया था, इंदिरा गांधी ने माफी मांग ली थी उसके लिए। कहिए ना, कांग्रेस के जवाब में गलत था, वो गलत था, सुन तो लीजिए। लेकिन अघोषित आपातकाल का बिल्कुल आपातकाल का काला दिन था, मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, सहमत हूँ इस चीज से। लेकिन अघोषित अपने साथ के सहयोगी पार्टियों से कहिए, अपने साथ के सहयोगी पार्टियों से कहिए, आपातकाल की स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है। जो अघोषित आपातकाल की स्थिति पिछले वर्षों में रही, वो उससे भी ज्यादा खराब स्थिति में रही। कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय था। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को बाहर निकलते आप संविधान के रक्षक हैं, आप विशाल जी आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, 4 जज सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले थे और उन्होंने बोला था कि न्यायपालिका दबाव में है। आप बताइए ऐसी स्थितियां कभी देखी थी हम लोगों ने? आपातकाल बुरा था, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। वो 50 साल पहले की स्थितियां थी, काला दिन था ना, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। 50 साल पहले की स्थिति थी तो आप लोग अच्छा बोल दीजिए। अरे राहुल जी कह दीजिए कि काला दिन था, ठीक है राहुल जी कहिए कि काला दिन था, कह देंगे आप काला दिन था। बोल दिया उन्होंने, बोल दिया आप, उन्होंने बोल दिया काला दिन था। कहिए कि संविधान से छेड़छाड़ हुई थी। आप कहिए कि संविधान की मूलभूत भावना का उल्लंघन किया गया था। आप कहिए संविधान की मूलभूत भावना का उल्लंघन किया गया था। आप कहिए संविधान की मूलभूत भावना का
उल्लंघन किया गया था, जो संविधान से छेड़छाड़ किए, उनके साथ गलबियां और यहाँ पर संविधान बचाने की दुहाई। अरे झूठ बोल रहे हैं आप, डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं आप, गलत, आप झूठ ठीक है। बोल रहे हैं। देखिए यही समीक्षा है, समीक्षा हो रही है जिसमें नैरेटिव की बात हो रही थी। ऋषि भाई आप बहुत सारा देखिए नैरेटिव यही था, और इसको लेकर चाहे बीजेपी हो चाहे संघ हो, हर तरफ समीक्षा हो रही है। आरएसएस की तरफ से भी जो हमारे क्षण की खबरें आई हैं उसमें ये बातें थी कि जो ईडी सीबीआई को लेकर जो एक्शन लिया गया है उसको कम मुद्दा उठाया जाना चाहिए था। विकास कार्य जो काम बहुत अच्छा किया गया था उसको उस प्रमुखता से इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। आरएसएस की समीक्षा रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई थी। देखिए अंजलि जी, देखिए एक बात मानना होगा, जितने भी पैनलिस्ट इस बात से सहमत होंगे, राहुल भाई भी सहमत होंगे कि आज भी देश में कोई बेहतरीन कम्युनिकेटर और पॉपुलर नेता है तो वो नरेंद्र मोदी है। लेकिन क्या ऐसा कारण रहा कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में आप 14 में चुनाव लड़ते हैं, कीर्तिमान स्थापित करते हैं, 19 में उससे भी अधिक सीट आता है, 24 में खुद कांग्रेस को यह अनुमान नहीं था या तमाम विपक्षी पार्टी को, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं ग्राउंड पे राजस्थान में था, बिहार में था और झारखंड में था, फर्स्ट फेज तक खुद इंडिया गठबंधन के तमाम घटक को ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ स्ट्रेटजी में कि प्रधानमंत्री पद पे आसीन और नरेंद्र मोदी जैसे पॉपुलर नेता को भैंस चुराने वाली बात कहनी पड़ी, मंगलसूत्र तक वाली बात कहनी पड़ी, विपक्ष को मुजरा करने वाली बात कहनी पड़ी। आपने देश के आजादी से अब तक यदि आप इतिहास को टटोलेंगे, इस प्रकार के बिलो द बेल्ट बयान आपने देखा है कभी क्या? और सबसे बड़ा सवाल है कि उस उत्तर प्रदेश में महेश शर्मा 5.5 लाख वोट से जीतते हैं, वही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से 1,52,000 से वोट जीतते हैं। और मैं एक राष्ट्रीय चैनल पे था उस दिन, जिस दिन नतीजे आए एबीपी न्यूज पे था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 घंटा लगातार पीछे चल रहे थे। जो व्यक्ति 4.5 लाख वोट से 2019 में जीतता है, वो 1,52,000 वोटों से जीतता है और लगातार 3 घंटा पीछे चलता है। मोदी जी 6,000 से आगे होते हैं, अमित शाह 1.5 लाख वोटों से आगे होता है। तो क्या ऐसा स्ट्रेटजी हुआ? ये ओवरऑल अगर जीत का मार्जिन अगर आप उस पे देखें उमेश सर, एक बात करके खत्म करूंगा मैं। बीजेपी में भी नरेंद्र मोदी के लीडरशिप को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आप देखिए संजय पासवान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से आते हैं, उन्होंने क्या कहा, यदि नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो बिहार में बीजेपी का अकाउंट नहीं खुलता। इसी तरह तो कहने वाली बात है, महाराष्ट्र नीतीश कुमार को खुद ही डर लग रहा था कि आरजेडी उनकी पार्टी तोड़ लेगी, वो भाग के फिर इधर आए एनडीए में। ठीक है, ये बीजेपी का नेता कह रहा है, कोई राजद के नेता नहीं कह रहा। बीजेपी का और नेता संजय पासवान जो केंद्रीय मंत्री रहा है, वो कहते हैं यदि जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं होती तो बीजेपी का खाता नहीं खुलता। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। इधर बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर जेडीयू आरजेडी के साथ रह जाते, और आप तो बिहार में थे उस वक्त, अगर जेडीयू आरजेडी के साथ रह जाती तो लालू खा जाते जेडीयू को। ठीक है उमेश जी, पूरी बातों को आपने सुना। वो कह रहे भाई प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे जो चुनाव लड़ गया काशी में, लेकिन उसका अगर आकलन किया जाए तो जो कहा गया कि भाई पहले 4 लाख जीते थे, इस बार 1.5 लाख जीते, लेकिन जो वोटों का मार्जिन था उसमें बहुत कुछ अंतर नहीं था अगर दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू को लड़ के देखे। लेकिन क्या माना जाए कि तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी थी और उसके बावजूद 240 अंक लाया गया। इधर पूरा विपक्ष न्याय यात्रा सबको जोड़ने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। एंटी इनकम्बेंसी का तो मामला था। नहीं, मैं सत्ता विरोधी लहर इसको नहीं मानता हूं। अच्छा। अगर सत्ता विरोधी लहर होती तो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों तक नहीं पहुंचती। देखिए, संघ प्रमुख ने जो अपना भाषण दिया था नागपुर में, संघ के 30 वर्ष के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोला था, तो उसमें उन्होंने इंडिकेट किया था और मैं उन बातों से सहमत हूं। एक तो कार्यकर्ता की बड़ी उपेक्षा हुई है। तो इस बार जो थोड़ा कार्यकर्ता रहा है ना, वो थोड़ा सा वो खुद अपने को अलूफ फील कर रहा था और किनारे फील कर रहा था, तो उसने उस तरह से जान लगा करके काम नहीं किया। तो ये एक बड़ी बात रही। दूसरी बात मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि आदर्श सोसाइटी घोटाला के बहुत बड़े आरोपी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, जिस अशोक चौहान को, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया और उनको राज्यसभा भेजा गया, या जिस अजीत पवार को महाराष्ट्र में
17,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी भारतीय जनता पार्टी नहीं कहा था, उन्हीं अजीत पवार को बुला करके उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी का ऐसे जो कार्यक्रम हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं कुछ आहत महसूस करने लगे और उन्होंने और चुनाव उमेश जी, चूंकि आप पूर्वांचल की राजनीति बहुत करीब देखते हैं, एक रिपोर्ट ये भी आई, वो बीजेपी की थी भी, संघ की भी थी, कि जो भीतरघात था, कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी क्योंकि अधिकारी सुन नहीं रहे थे, उधर भीतरघात भी बहुत ज्यादा था। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है और इसको लेकर भी संघ चिंतित है। बिल्कुल। और एक चीज और देखिए, मैं बात कहीं आ ही रहा था इसी पॉइंट पर, इसी बिंदु पर। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2022 में जीत तो मिली, बड़ी जीत मिली, लेकिन आप देखिए कि पूर्वांचल में जहां इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ी है, आजमगढ़ में खाता नहीं खुला, गाजीपुर की किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला, बलिया में जो 6 सीटें थी पहली बार 2017 में जो 4 मिली थी वो घट करके 2 रह गई। तो ये जो कमी आई कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय रहा है। अब घोसी में यही हालत हुआ और फिर लोकसभा चुनाव में उसका एक अलग तरह से रिएक्शन दिखा और क्लाइमेक्स पर गया एक तरह से। तो निश्चित तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ओवरहालिंग की जरूरत है। विशाल सर, आपके पास भी आऊं, मैं समझूंगा, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है, जो आरएसएस की इंटरनल रिपोर्ट है और बीजेपी की भी, इसमें कहा गया कि इधर मुख्यमंत्री की तरफ से भी कुछ नामों को लेकर आपत्ति थी कि भाई ये को मत उतारिए, इमेज ठीक नहीं है। संघ की तरफ से भी करीब ऐसे 15 से 20 सीट थी जिसपे कहा गया था कि उम्मीदवार बदले जाएं, लेकिन वो बदले नहीं गए। कार्यकर्ता की नाराजगी, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनको आपने लाके पार्टी में शामिल कराया, टिकट भी दे दिया। इसके अलावा जिन सीटों पे था इंटरनल सर्वे कि भाई ये जीत नहीं पाएंगे, उनको भी टिकट दिया गया। क्या ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी? इस पर भी चिंतन चल रहा होगा संघ में। जरूर अंजनी जी, चिंतन मनन तो एक सतत प्रक्रिया है और हो ही रही होगी। सीधी सी बात है, जब अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आएंगे तो स्वाभाविक है कि चिंतन होगा, कारणों की बात की जाएगी और निश्चित ही कोई एक कारण तो नहीं होगा, ये तो आप भी मानते हैं। और मेरे ख्याल से जो है ये एक तथ्य है ये कि एक सिंगल काज नहीं हो सकता, जरूर एक से अधिक कारण होंगे, उन कारणों पर चर्चा हो रही होगी, लेकिन कुछ चीजें तो मोटा मोटा जो समझ में आ ही रहा है सबको, मेरे ख्याल से वो तो चीजें सामने आ ही रही हैं कि हाँ किस प्रकार से जो है जो है सर आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं, आखिरी सेगमेंट में आ गए। एक और तस्वीर जो आई थी उस पर हम चारों मेहमानों से चाहेंगे। अनंत अंबानी के यहाँ पहुंचते मोहन भागवत और मुंबई में, और वहां पर जिस तरह से उनका स्वागत किया था अनंत अंबानी उनका चरण स्पर्श करते वो वीडियो हम दिखा भी रहे। इससे क्या मैसेज आता है? महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था और अब मोहन भागवत जी वहां पे जाते हैं, यहाँ से क्या मैसेज निकलता है? विशाल सर आप पहले बोलिए, इस बार सारे मेहमान। नहीं अंजनी जी, स्वाभाविक सी बात है कि जो अंबानी परिवार में मांगलिक कार्यक्रम है, उन्होंने निमंत्रण दिया होगा, गए होंगे, आग्रह किया होगा, तो परम पूजनीय संचालक जी अपना आशीर्वाद देने गए होंगे। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि इसको राजनीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ऋषि जी, आपका आकलन क्या कहता है? क्या यहाँ से भी कुछ मैसेज देने की कोशिश हुई है? क्योंकि महाराष्ट्र में प्रदर्शन बहुत अच्छा था नहीं, आगे विधानसभा चुनाव होना भी है। देखिए, इस चुनाव में संघ को पूछा ही नहीं गया। अब थोड़ा स्पष्टवाद विशाल जी की अपनी एक बाउंड्री है, वो बेचारे नहीं, उससे आगे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन संघ को पूछा कहा गया इस चुनाव में? आपने ही ने कहा पूर्वांचल में संघ ने जो कई सीटों पे अपना रिकमेंडेशन दिया था, अपना एडवाइस दिया था, संघ का रिकमेंडेशन बीजेपी मानी होती, अमित शाह माने होते तो ये स्थिति नहीं होती। और आज जो आपने जो सवाल किया, बिल्कुल वो तो पारिवारिक मामला है। मुकेश अंबानी ने संघ प्रमुख को आमंत्रित किए होंगे, पारिवारिक कार्यक्रम है, वो आशीर्वाद देने गए होंगे, उसको राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन संघ का जहां मुख्यालय है महाराष्ट्र यानी नागपुर, वहां बीजेपी का इस प्रकार से करारी हार होना